Well, good morning, students. So today now we are going to start with exercise chapter number 12, that is the linear programming problems. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट इज़ वन ऑफ द कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का. ठीक है, क्लास 12th में इस चैप्टर में से आपको इट इज़ अ ग्राफिकल बेस्ड चैप्टर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पेपर में मिलने वाला है. ठीक है, लास्ट अब तक तो जो पैटर्न चेंज नहीं हुआ था उसके अकॉर्डिंगली तो 6 मार्क का आता था, अब 5 मार्क का आ सकता है पेपर में क्वेश्चन. अगर 5 ना आए तो 3 का तो पक्का आएगा ही आएगा. ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा आपको. ओके, तो क्या है इस चैप्टर में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले ग्राफ्स बनाने के पहले या सब कुछ सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम्स इसका मतलब क्या होता है. लीनियर का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है और प्रॉब्लम्स किस तरीके से होती हैं. ठीक है, तो देखो एक हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सारी चीज़ें इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझो. मैंने एक यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस की है, देखते हैं समझते हैं उसको. A furniture dealer deals on only 2 types of the table and chairs. He has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. वो कहते हैं कि एक डीलर है, फ्यूचर फर्नीचर का डीलर है. ठीक है, फर्नीचर बेचता है, तो उसके पास क्या है, 2 चीज़ें उसने बेचनी है, टेबल और चेयर बेचनी है. और उसके पास क्या है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए. इसका मतलब मान लो कि इसने नई शॉप ओपन करनी है, तो वो कहता है कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब अपनी शॉप में सामान रखने के लिए. एंड स्टोरेज स्पेस, कि जो उसकी शॉप है या उसकी स्टोरेज स्पेस या उसकी कैपेसिटी है, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वहाँ पे 60 पीसीज आ सकते हैं. एट द मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीसीज आ सकते हैं. ठीक है, कम से कम जितने मर्जी रख लो, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीसीज आ सकते हैं चेयर और टेबल को मिला के. ठीक है, मिला के. ओके, अ टेबल कॉस्ट ₹2500, चेयर ऑफ 500. ठीक है, टेबल 2500 रुपये का आ रहा है, तो चेयर जो उसने मंगवानी है अपनी शॉप में रखना चाहता है वो 500 रुपये की है. ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन अर्न मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250. कि उसको लग रहा है कि अगर वो एक टेबल को सेल करे तो उसको उसके एक टेबल के सेल पे उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये का प्रॉफिट. इसका मतलब कि 2500 रुपये के टेबल को बेचने पर उसको 250 रुपये का 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. और चेयर के 500 रुपये की चेयर बेचने के पीछे उसको 75 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है. ये बात समझ में आई आपको. ही वॉन्ट्स टू नो दैट हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर ही should but buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he sell all its items which he buys. मतलब अब प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने आपको सारी कहानी समझा दी कि ऐसे ऐसे है. अब प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन ने अपनी शॉप ओपन करनी है, उसके पास 50,000 रुपये है, उसने टेबल और चेयर खरीदने हैं और उसकी शॉप पे इतनी स्पेस है कि वो 60 पीसीज ही खरीद सकता है. टेबल 2500 रुपये की है, शेयर जो है 500 रुपये का मिल रहा है. अगर एक टेबल को वो सेल करे तो उसके 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, चेयर को सेल करे तो 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. तो अब वो जानना चाहता है कि वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने नई शॉप ओपन करनी है. वो कहता है कि कितने टेबल और चेयर उस स्पेस में लेके आए जाएँ. ठीक है, ताकि हर चीज़ का अवेलेबल मनी भी का भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाए और उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है ना, हर कोई जो शॉप ओपन करेगा यही एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा हो. ठीक है, और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, पर वो चीज़ों को जो जो उसके पास रिक्वायरमेंट्स है ना उसने उसी तरीके से यूज़ करनी है. रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जो उसके पास 50,000 रुपये हैं भाई, उसने वही यूज़ करने, इससे ज़्यादा नहीं वो यूज़ कर सकता. ठीक है, उसके पास जो दुकान पे आप कह सकते हो कि स्पेस है वो 60 पीसीज ही आ सकते हैं. ठीक है ना, वो कहते हैं कि ही शुड बाय अवेलेबल मनी, कि जितने पैसे है उसको ही उसने इन्वेस्ट करना है और वो चाहता कि सारी चीज़ें इसी तरीके से रहें और उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, तो वो कहते हैं कि कितनी टेबल और चेयर खरीदी जाएं. ठीक है, 50,000 में कितनी टेबल और चेयर आएँ कि उसका प्रॉफिट जो है वो उसको बेचे और उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, देखो इस टाइप की अगर जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को देखने का मिलेगा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, या अगर आपको पूछा जाए कि मिनिमाइज़ करना. ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, किसी चीज़ को बढ़ाना है या कम करना है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना. ठीक है ना, किसी चीज़ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है. मतलब हम इस प्रॉब्लम में क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस. ठीक है,
हम इस प्रॉब्लम में चाहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों का इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए, मतलब 50,000 रुपये जो पैसा गिवन है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाए, जो उसके पास स्पेस है वो भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाए, टाइम का भी अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, और उसका जो एंड पे उसको प्रॉफिट मिले वो भी मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का अब यहाँ पे मतलब समझ सकते हो, कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे समझ जाएंगे। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप इसको लगा लो कि टाइम भी रिसोर्स है, ठीक है, मनी भी रिसोर्स है, अगर किसी पर्सन को ले रहे हो तो वो भी रिसोर्स है। सारी चीज़ें जो आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज। उन सारी चीज़ों का इफेक्टिव यूटिलाइज करना, और आपने क्या करना है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये वाली प्रॉब्लम आपको मिनिमाइज में भी आ सकती है, तो मिनिमाइज किसको करोगे, लॉस को हमेशा आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। अगर टाइम की बात हो तो टाइम का क्या बोलोगे, टाइम को बोलोगे, टाइम को भी आपने क्या करना होता है कि टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइज करना होता है, ठीक है ना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज द लॉस। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स या इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस चीज़ को बोलते हैं सबसे पहले कि ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइज करने का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना। वर्ड समझो, ऑप्टिमाइज वर्ड का क्या मतलब होता है, तभी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और उसको बोलोगे लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज का मतलब है कि सारी चीज़ों को इफेक्टिव अच्छे से यूज़ करो, और कि जो एंड पे आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड, ठीक है, तो मिनिमाइज लॉस, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है कि जो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है, कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ जैसे मुझे पता लग जाए कि हाँ जी मैं कितने टेबल और चेयर खरीदूँ, ठीक है, अगर जो वैल्यूज़ पता लग रही हैं उसको क्या बोलोगे, ऑप्टिमल वैल्यूज़, ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई यहाँ पे, हम इस वर्ड का मीनिंग तो समझ लें, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्यों लिखा, अभी प्रोग्रामिंग ये कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग ओवर हियर, ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने समझा दिया कि ऑप्टिमाइज, क्योंकि आपको आएगा पेपर में लिखा हुआ कि मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, या आपको आ सकता है कि ऑप्टिमाइज करो, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि द टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हमने ये देखो, अब कोई ये प्रॉब्लम तो आपको लग रही होगी क्योंकि कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो हम उसमें सॉल्व करेंगे, तो पर ये नहीं है, ठीक है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की हेल्प के साथ इसमें मतलब सॉल्व करना है उसको, ठीक है। मतलब मैथ्स का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वी वांट टू लर्न दैट टेक्निक, ठीक है, हम उस मेथड को, हम उस टेक्निक को समझने जा रहे हैं जो इस प्रॉब्लम, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हेल्प करेंगी, ठीक है। तो उस टेक्निक को टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप इतनी देर समझ सकते हैं कि इसको मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ठीक है। उसका अगर हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देते हैं, उसकी एक इक्वेशन बना देते हैं, उसको अगर टेक्निक्स करते हैं कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, प्लान, कि हमारे पास क्या प्लान है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि प्लान है ना, एक प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, कि ऐसा आप क्या करोगे, है ना, कि क्या आपके पास टेक्निक्स है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है सारा कुछ ऐसे रहे, ठीक है, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी हो जाए सबकी और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए। तो उस प्लान और टेक्निक को क्या बोलोगे, प्रोग्रामिंग। लीनियर वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज हमने इस प्रॉब्लम को जो करने के लिए टेक्निक्स बनानी है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है, उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करना, वो भी हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लीनियर हमने क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि इस प्रॉब्लम को देखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है, अच्छे से उसको देखा जाए कि रिसोर्सेज क्या क्या गिवन है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जाती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मैथ्स का तो ये तो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो मैथ्स का इस्तेमाल कैसे होगा, सबसे पहले देखो हमने जो चीज़ निकाल ली होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय, ठीक है। इसका मतलब वो पर्सन चाहता है कि कितने टेबल और चेयर परचेज किए जाएँ कि ये 50,000 रुपये भी इफेक्टिवली यूज़ हो जाए, 60 पीसेस भी आ जाए और प्रॉफिट भी हो जाए,
ठीक है। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ चेयर, टेबल को क्या लिख लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ चेयर वो जहाँ से खरीदना चाहता है लेट इट बी इक्वल टू y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नाउ हम आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। हम मैक्सिमाइज किसको करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सबसे पहले, ठीक है, ये याद रखना। तो प्रॉफिट वाइज स्टेटमेंट देखो कहाँ पे लिखा है, ही कैन मेक प्रॉफिट ऑफ ₹250, टेबल को बेचने पे जो प्रॉफिट है वो 250 है, ठीक है। चेयर को बेचने पे जो प्रॉफिट है 75 रुपीज़ का, ठीक है। एक चेयर एक टेबल की जो कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है जी। तो देखो नंबर ऑफ टेबल उसने जो बाय करेगा वो x होंगे, एक टेबल को बेचेगा तो उस पर 250 रुपये प्रॉफिट आएगा, तो x टेबल को बेचने पे कितना प्रॉफिट आएगा, 250 मल्टीप्लाई x कर दूँ, ठीक है, 250 मल्टीप्लाई x। देखो एक टेबल को सेल करने पे द प्रॉफिट इज़ 250, ठीक है, तो x टेबल्स को सॉल्व कर सेल करने पे कितना प्रॉफिट होगा 250x, ठीक है, प्लस उसके बाद उसने चेयर को भी तो सेल करना है ना, तो चेयर को सेल करेगा, एक चेयर को सेल करने का प्रॉफिट है 75, तो y चेयर्स हैं, y चेयर को सेल करने पे कितना प्रॉफिट 75y, ठीक है। ये एक हमारी क्या इक्वेशन बन गई, x और y की वैल्यूज़ मुझे नहीं पता, ये एक हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, दिस इज़ द प्रॉफिट इक्वेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया मैक्सिमाइज, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो चीज़ आपको गिवन होगी कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, उसको हम क्या लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, या मिनिमाइज भी इवन हो सकता है कि मैंने इसको मैक्सिमाइज करना है और क्या करना है मिनिमाइज करना है। ध्यान से समझ सकते हो, प्रॉफिट लो 250, एक्स अब क्या लिया कि नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं एक्स, एक पे प्रॉफिट जो है 250 रुपये का है, तो 250 पे कितना हो जाएगा 250x, एक पे प्रॉफिट 75 रुपीज़ का है, तो वाई चेयर्स पे हो जाएगा 75y, दोनों को ऐड कर दो, कंबाइंड प्रॉफिट आएगा ना उसका टोटल प्रॉफिट, इसको हम डिनोट करते हैं z के साथ, ठीक है, z हियर इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमने कुछ इक्वेशंस बनानी है, कंस्ट्रेंट्स बना लेते हैं, जो जो कंडीशंस गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक है। कंडीशंस कैसे लिखेंगे बेटा देखो ध्यान से, अब अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड अ चेयर ऑफ ₹500, ठीक है। बात सुनो, अगर एक टेबल 2500 रुपये का आ रहा है, ठीक है, और चेयर जो है वो 500 रुपये की आ रही है, ठीक है, टोटल मेरे पास 50,000 रुपये पैसे, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट ये मेरे पास ये है, मतलब कंडीशन मेरे पास ये है कि जितने मर्जी टेबल खरीदो, जितनी मर्जी चेयर खरीदो, दोनों को मिला के मेरे पास जो है पैसे जो है अमाउंट जो है वो 50,000 के से कम होनी चाहिए, यहाँ तो टोटल 50,000 लग जाए, यहाँ उससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना। यही उनका कहने का मतलब है ना कि एक टेबल 2500 रुपये का, चेयर इतने रुपए की है, दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक टेबल 2500 रुपये का, तो एक्स टेबल कितने रुपए के हो गए 2500x, ठीक है। एक चेयर 75 रुपीज़ की है, तो सॉरी 500 रुपये की है, तो वाई चेयर कितने रुपीज़ की होगी वाई, ठीक है, 2500x प्लस 500y, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का मतलब लेस देन इक्वल टू 50,000, सॉरी, ठीक है ना, 50,000। ये मैंने क्यों लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यही मुझे गिवन है कि ये मुझे यहाँ पे गिवन है कि जितने रुपए के चेयर आई है, जितने रुपए के टेबल आएंगे, ठीक है, उनकी कॉस्ट जो है वो मिला के 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दी हमें कि 60 पीसेज होने चाहिए, मतलब उसकी शॉप पे जगह ही इतनी है कि 60 पीसेज से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जितने मर्जी टेबल हो, जितनी मर्जी चेयर ले लो, दोनों के मिला के कितने हैं 60 होने चाहिए, मतलब एट द मोस्ट 60 का मतलब है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, कैन आई राइट कि चेयर नंबर ऑफ चेयर ले लो, नंबर ऑफ टेबल ले लो, दोनों को प्लस करो और लेस देन इक्वल टू 60, मतलब कि वो 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ 60 को जाएंगे, 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये दो कंडीशंस बन गई। इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा जी कंस्ट्रेंट्स, क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये बच्चे क्या कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि क्या कंडीशंस है, मतलब क्या क्या हमें कुछ रुकावटें नहीं कह सकते कि कौन सी कंडीशंस गिवन है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आप वो लिखोगे, सबसे पहली कंडीशन ये देखो, ये कंस्ट्रेंट किस पे दी गई है
कि ये इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, कि 50,000 रुपये ही मैंने इन्वेस्ट करने, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि इट इज़ इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। ये किस पे कंस्ट्रेंट है कि जगह पे, कि 60 पीसेज ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये कौन सी टाइप की कंस्ट्रेंट है, स्पेस कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। स्टोरेज कंस्ट्रेंट या स्पेस कंस्ट्रेंट कह सकते हो कि स्टोरेज उसके पास इतनी जगह है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपने इसके बाद कुछ और कंस्ट्रेंट्स आती हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स आती हैं, वो क्या होती है कंस्ट्रेंट कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हम लेके चलते हैं। ये क्यों लेके चलते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि x और y हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ चेयर और टेबल जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा भी होंगे, है ना। कोई नेगेटिव में तो नहीं आ सकते, नंबर ऑफ चेयर और टेबल नेगेटिव में तो नहीं होंगे ना वो, ठीक है। यहाँ तो 0, अच्छा 0 हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है ना। इट मे बी पॉसिबल कि आप अगर 60 पीसेज आपने खरीद लिया तो 60 के 60 आप चेयर ही खरीदो, टेबल कोई भी ना खरीदो, मतलब x की वैल्यू 0 है ना। ये भी तो हो सकता है ना इस तरीके से। सो इट मस्ट बी इक्वल टू x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्या आ गई मेरे पास, इनको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब मैंने आपको 4 डेफिनेशंस आपको कह सकते हो कि मैंने समझा दिए क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, निकालते हैं कि इस पूरे आपको चैप्टर में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इक्वेशंस स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपने इसको इंटरप्रेट करके सबसे पहले निकालना कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए क्या दिया गया। इसका मतलब व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन टू यू, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, z के साथ डिनोट करता है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है हमने। सेकेंड बात है कि आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स दी होती है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं, आपने उन कंस्ट्रेंट्स को पढ़ना होता है। उसकी हेल्प के साथ हमने क्या किया, ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन कर ली। ये कंस्ट्रेंट्स होती है, इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स हैं। ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ये आती हैं हर ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब ध्यान से अब अपने चैप्टर के नेम पे आ जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं इसको, देखो प्रोग्रामिंग का मतलब है, अच्छा देखो लीनियर का मतलब क्यों है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो भी मैंने इक्वेशन बनाई है वो सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, देख सकते हो। लीनियर का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी देखो x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है ना। मैंने कोई स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो सारी की सारी 1 है, इसलिए हमें क्या बोलोगे, क्या है ये, लीनियर है। प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्लान ऑफ एक्शन, आप ऐसा क्या करोगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका, ठीक है। टेक्निक्स क्या यूज़ करोगे, मैथमेटिकल टेक्निक क्या यूज़ करोगे, ठीक है वो। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइज करके उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना या मिनिमाइज लॉस करना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसकी ये क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगी, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे मैथ्स का काम स्टार्ट होगा कि हम इसको मैथ्स की हेल्प के साथ इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस वन ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, तो ये है हमारी मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैंने जो भी आपको स्टेटमेंट समझाई, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। Yes, so now this is a mathematical formulation of our linear programming problem, LPP linear programming problem की ये mathematical formulation है, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में वही कि हमने x को क्या लिया था, नंबर ऑफ टेबल्स, y को क्या लेट किया था, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बनाया था, कंस्ट्रेंट लिखी, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स लिखी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मेथड हैं, लाइक कह सकते हो कि आप जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाओगे तो आप बहुत सारे मेथड्स को पढ़ोगे लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। बट आपके इन द क्लास 12th वी विल ओनली स्टडी द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। कौन से मेथड को पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग। LPP को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे +2 में, ठीक है। तो अब देखो, आप ध्यान से, ये आपको कुछ नज़र आ रही हैं कुछ ऐसी इक्वेशंस। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको याद हो +1 क्लास का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, वहाँ पे भी आपने कुछ ऐसी तरीके के ग्राफ्स बनाए थे, ठीक है ना। ये ऐसी कुछ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दी होती थी आपको, नेगेटिव और ऐसी कुछ कंस्ट्रेंट, आप उसका ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफ्स की इक्वेशंस आपके पास बनी बनाई है, तो सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप ले लो 500 को कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस
y लेस दैन या इक्वल टू 100, ठीक है जी। ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 60, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करना और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख सकते हो ये इक्वेशंस है और ये है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ग्राफ प्लॉट कर ले। ग्राफ प्लॉट कैसे करते हो, अगर आपको याद हो इक्वेशंस को सॉल्व करना, सबसे पहले आप क्या करते हो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 ले लेते हो, फिर उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लेते हो सॉल्व करने के लिए, व्हेन यूज विल सॉल्व। तो अगर इसको सॉल्व करना हो, सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको बॉक्स बनाना पड़ता है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई इक्वेशन है हमारे पास ये 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका बनाऊँ कि हाँ जी क्या लेंगे, आप अगर लेट कर लो x को 10 लेट कर लो, ठीक है। x को 10 लेट करो तो 50, 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप y को ले लो 0, ठीक है, y को 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 100/5 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी देखो इसका एक बॉक्स बना लो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से दो पॉइंट सॉल्व कर लो। आपको पता है ये इक्वेशंस आप बहुत देर से सॉल्व करते आ रहे हो भी, है ना, इसका कोई वो बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप ले लो इसी तरीके से आप ले लो भी, y को 0 करो तो x 60, 30 ले लो, एक 30 आ गई, y की वैल्यू 30 लो तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू को 0 ले लो तो y की वैल्यू आपके पास फिर आ जाएगी 60, ठीक है। ये पॉइंट्स बन गए, ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे। तो अब इसका क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ग्राफ को किस तरीके से देखो आप प्लॉट करोगे, अब आपको ये ग्राफ आई होप कि आपको ये ग्राफ के प्लॉट करने आते होंगे, ठीक है। अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ही करना है आपने ये सॉल्व, क्योंकि पेपर में ग्राफ पेपर पे ही आपको करना है, ठीक है। सारी की सारी लाइंस ग्राफ पेपर पे करोगे। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। ये ग्राफ ऑलरेडी बच्चे इक्वेशंस के आपने 11th क्लास में प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है जी। सो फर्स्ट इक्वेशन ये है, पॉइंट x10 y20, x10 है तो y50 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x10 y50, ठीक है, ये पॉइंट ले गया। x10 y20, x10 x20 y0 x20 एंड y0, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, मीन्स 20,0, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट को, ये यहाँ पे मेरी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये एक लाइन बन गई मेरी यहाँ पे। इसका ये लाइन अब कौन सी है लिख लेते हैं यहाँ पे, 5x प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल टू 100 वाली लाइन है मेरे पास, ठीक है, लेस देन इक्वल टू था यहाँ पे। तो x प्लस वाई ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। हाँ जी लिखे 60,0, सो 60 ये है, 60,0 ये आएगा, 60,0, 30,30, तो 30 ये है, एक 30 ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो 30,30, ठीक है। तो एक यहाँ पे 0,60, तो ये 0,60 यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए, इनको हम करते हैं जॉइन, ठीक है जी। ये आगे ये जॉइन होगी हमारे पास पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये आगे मेरे पास, ये बच्चे इक्वेशन किसकी है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं लिखूँ तो ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 की है ये इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या इक्वेशन थी, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x अगर इसको आप ले, ठीक है ना, अगर आप इसको लिखो x इक्वल टू 0 हो जाता है, y इक्वल टू 0। हाँ जी, x इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है लाइन विच इज़ पैरेलल टू, ये जो लाइन होती है y एक्सिस वाली लाइन होगी ना, ठीक है। ये लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस की लाइन होती है, दिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाँ जी, x भी जो है वो 0 से बड़ा लेना है, y भी जो है 0 से बड़ा लेना है। इसका मतलब x 0 से बड़ा, इसका मतलब कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा कैसे लेना, मतलब पहले तो आप ये ले लो कि x इक्वल टू 0 और ये क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखो क्या सॉल्व करना है इस पर, देखो अब ध्यान से यहाँ पे कि हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो हाँ जी, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब आपका शेडेड पोर्शन करना है हमने, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि शेडेड पोर्शन करने के लिए हम क्या चेक करते थे कि ये इक्वेशन ट्रू है कि नहीं है, ये चेक करते थे। इस पर आप क्या करते थे, x और y को क्या करना होता था, 0 0 पुट करो, ठीक है। 0 प्लस 0 0, यहाँ पे सॉरी ना, यहाँ पे ना, पुट इट ओवर हेयर,
0 और 0 पुट करो, क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो ये क्या है, हाँ जी लेस देन इक्वल टू 100 होता है, दिस इक्वेशन इज ट्रू। अगर ये इक्वेशन ट्रू हो जाती थी तो वो क्या करते थे हम, ये इक्वेशन क्या करती थी, ये जो लाइन होती थी क्या करती थी, ओरिजिन कंटेन करती थी, इट मस्ट कंटेन, क्या करेगी, ओरिजिन कंटेन करना है ऑन द ग्राफ, ठीक है। लाइन जो है ओरिजिन मतलब शेडेड पोर्शन जो है वो कहाँ पे आएगा, ओरिजिन की तरफ, ये लाइन है, इसका शेडेड पोर्शन इस तरफ, मतलब इसने ओरिजिन को कंटेन करना है, ठीक है, इस तरफ आएगा। अभी मैं शेड प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे लगा सकते हैं कि इधर वाली साइड को आप शेड करोगे, ठीक है। तो अब ये लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने नहीं, ये देखो 5x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाली लाइन ये थी, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये थी, ये इस साइड को, ये इस साइड को शेड हो जाएगी ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन तो इसकी थी ना, x प्लस, और ये इसकी थी, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, ये भी जो है वो ओरिजिन कंटेन करेगा ही, ठीक है। 0 प्लस 0 पुट करो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 60 से लेस होता है, हाँ जी ट्रू है इक्वेशन, ठीक है। अगर बात वो सही होती थी, इसका मतलब वो क्या करता था, ओरिजिन कंटेन करता था, मतलब इसका भी शेडेड पार्ट यही वाला है, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाली होगी, मतलब कि वो ग्रेटर देन 0 का मतलब आएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात करो ना, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, इट मीन्स यू विल टेक दिस। कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो y पॉजिटिव होता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो x और y पॉजिटिव जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। ये यही वाला शेडेड हो। अब इसका कॉमन पार्ट आप चेक करो कि कॉमन पार्ट आप कौन सा शेड करोगे, क्या आपका कॉमन पार्ट आ रहा है जो शेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन पार्ट देख लेते हैं, कॉमन पार्ट क्या शेड हो रहा है, ये इस पे करोगे तो ये सारा पार्ट शेड हो रहा है, इस पे करोगे तो ये सारा पार्ट शेड हो रहा है, इसका मतलब ये आ गया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मेरे पास, ठीक है। तो दिस विल बी योर कॉमन शेडेड पार्ट, ठीक है ना, कॉमन शेडेड पोर्शन आ गया, ये वाला कॉमन शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन शेडेड पोर्शन निकालते हैं, ये बिल्कुल +1 वाला काम किया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कॉमन शेडेड पोर्शन ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो अब हमारा सबसे पहले तो ये ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद हमारा अभी भी काम जो है कि मैक्सिमाइज करने वाला, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हमने क्या करना होता है, ठीक है, ये मेरे पास जो रीजन आया ना, इसको मैं क्या बोलूँगी, दिस रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब है कि जो हम निकालना चाह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, या जिसको इसके सोल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं, वो जो सोल्यूशन है वो आपको इस रीजन में मिलेंगे, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन, और जहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ जो है कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, उस रीजन को क्या बोलोगे, इनफिजिबल। जैसे यहाँ पे कोई भी ये कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका इनफिजिबल रीजन है, ठीक है ना, इनफिजिबल रीजन है। और आप ये बात याद रखोगे कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन गिवन कंस्ट्रेंट्स को, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं इन गिवन कंस्ट्रेंट का सोल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। सारे कंस्ट्रेंट का सोल्यूशन बनेंगे, मतलब सारे के सारे सेटिस्फाई करते हैं, और सारे के सारे जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ हो सकती है। मेनली हमने बात यही फाइंड आउट करनी है ना, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना, सोल्यूशन फाइंड आउट करना। मैं बोल रही हूँ कि ये सारे के सारे देयर आर द इनफाइनाइट सोल्यूशन विच एग्जिस्ट इन दिस फिजिबल रीजन। बट हमारा काम ये है कि हमारा काम ये नहीं है कि फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना, हमारा काम है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है ना। फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना हमें, हमारा काम है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ बात याद रखनी है कि किसी भी ग्राफिकल पोर्शन में ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ना, उसके कॉर्नर पॉइंट पे आपको हमेशा जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप बात याद रखोगे, बुक से पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी। फिजिबल सॉल्यूशंस आगे जो इस शेडेड पोर्शन में जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे कि मैं कह दूं कि अगर जैसे मैं कोई भी पॉइंट ले लो, इसके इनसाइड वाला पॉइंट लाइक 10 50 ले लो, अगर 10 और 50 लोगे, ठीक है, एक्स और वाई की अगर आप 10 और 50 ले लो, मान लो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 50, तो एक्स प्लस 10 यानी कि 10 प्लस 50 लेस देन इक्वल टू 60 और इक्वल टू 60 आ रहा है ना। इसका मतलब कि जो भी पॉइंट्स होंगे इसके अंदर वाला भी कोई भी पॉइंट ले लो, वो भी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा। पर आप इसे आउटसाइड वाला पॉइंट लेके चेक करके देख लो, जैसे आप यहाँ पे 25 ले लो, एक्स को 25 ले लो और वाई को कुछ और ले लो, यहाँ पे कोई और वाला पॉइंट ले लो आउटसाइड वाला,
तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता होगा, ठीक है। फिजिबल रीजन, फिजिबल सोल्यूशन, इसके अंदर वाले आगे। अब देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब होगा, देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन दिस इज द इनविजिबल सोल्यूशन, पता लग गया, जो बाहर वाले आगे इनविजिबल आगे। ऑप्टिमल क्या आएंगे, यहाँ पे वो कहते हैं कि एक थ्योरम पढ़ो, ठीक है। थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर तो आपका एक बाउंडेड रीजन आ गया, ये बाउंडेड रीजन है ना कि हमारे पास चारों तरफ से 1 2 3 4 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके बीच वाला पोर्शन हमने शेड किया, तो दिस इज अ बाउंडेड रीजन। पहले तो ये बात भी याद रखने कि दिस इज अ बाउंडेड, ठीक है ना, क्योंकि कुछ सोल्यूशंस हमारे पास अनबाउंडेड भी आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे अनबाउंडेड भी आएंगे। तो बाउंडेड सोल्यूशन का इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन विल ऑलवेज बी अटेन एट द कॉर्नर पॉइंट्स। सो दिस इज द थ्योरम, ठीक है। वर्टेक्स कह सकते हो कि कॉर्नर कह सकते हो, ये इस थ्योरम पे ऊपर बेस्ड है ये रिजल्ट कि दैट आर बी द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट z इज इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोई ना कोई गिवन है, r इज बाउंडेड, ठीक है, r बाउंडेड है, हमारे पास रीजन बाउंडेड आ गया। तो z हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r, ईच ऑफ इट दीज अकर एट द कॉर्नर या वर्टेक्स ऑफ द r, कि जो कॉर्नर या वर्टेक्स पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आपको देंगी, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि ये जो मिनिमम कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये पॉइंट्स है, इसको बोलेंगे ऑप्टिमल वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ आप बोल सकते हो कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए जो एग्जैक्टली ऑप्टिमल वैल्यूज़ मिल रही है वो ये कॉर्नर पॉइंट्स में मिल रही है। हम इन पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किस पॉइंट पे मुझे मिनिमाइज वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पे। अब आप एक और अभी टेबल बनाते हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स का टेबल बनाते हैं। देखो अभी यहाँ पे चेक, क्या करोगे, चेक कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है मुझे, ठीक है। तो देखो कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करने का एक टेबल बना लो फिर से, ठीक है जी। ये देख लो अभी यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स को, यहाँ पे पहले लिखो आप वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, मतलब z को ही तो मैक्सिमाइज करना है, तो z की वैल्यू क्या है, ये तो गिवन है ना ऊपर देखो 250x प्लस 75y, ठीक है। इसको मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले वर्टेक्स देखो, कॉर्नर वाली वर्टेक्स सबसे पहले क्या आएगी 0,60, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0,60, ठीक है। हमने सोल्यूशन ढूंढना, मतलब कि x और y की मुझे वैल्यू देखनी है 0,60। अगली वैल्यू ले लो यही वाली 0,0, ठीक है, ये आ गई 0,0 पॉइंट, ठीक है। इसको अगर मैं आप नाम दे दूँ O, आप इसको दे दो भी A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, इस तरीके से नाम दे दो, ये C है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वैल्यूज़, ठीक है, 0,0, उसके बाद ये 20,0, ठीक है जी, ये O है, ये A पे आई वैल्यू और B पे मेरी वैल्यू है, ये देख लो आप 10,50, ठीक है, 10,50 आ गई मैंने। इसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू 0, अगर 60 पुट करो तो x, ये तो 0 हो गया, 75 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 60 करो यहाँ पे तो इट विल बिकम 4500। 0 करोगे तो इट इज़ 0, 20,0 करोगे, हाँ जी 250 मल्टीप्लाई 20, तो ये करोगे तो आप ये आपका बन जाएगा 5000, ठीक है। तो 10,50 करो, x की जगह पे 10, y की जगह पे 50 पुट करो, ठीक है। सो ये आंसर वैल्यू बन गई 6250, ठीक है। तो आपका काम क्या था, z को मैक्सिमाइज करना, प्रॉब्लम यही पूछी गई थी ना, z को हमने मैक्सिमाइज करना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या ली जाए कि z मैक्सिमाइज हो जाए। हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें से आपने चेक करना है कि व्हाट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ रही है भाई हमारी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 6250, दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। क्या आप कह सकते हो कि मैक्सिमम इनको इतना प्रॉफिट होगा ये वाला, ठीक है। कब प्रॉफिट होगा, एक्स के और वाई की वैल्यूज निकालनी है, हाँ जी, किस पे आई वैल्यू 10,50 पे, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी 10, वाई की वैल्यू होगी 50। इसका मतलब एक्स क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ टेबल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टेबल्स कितने हो गए 10, तो और नंबर ऑफ चेयर क्या होगी यहाँ पे मेरे पास, नंबर ऑफ चेयर जो है वो क्या होगी मेरे पास 50। इसका मतलब कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमने प्रॉब्लम का निकाला, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये वाली जो हमें दी गई थी, ठीक है, इसका सारा सोल्यूशन हमने क्या निकाला है कि कितने, प्रॉब्लम तो ये थी ना कि कितने टेबल और चेयर खरीदे जाएं कि हम रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर दें, ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हमने चेयर और टेबल को एक्स और वाई लेट किया था, ग्राफिकल सोल्यूशन किया, मैथमेटिकल हमने उसका पहले बनाए इक्वेशंस, ठीक है, उसको ग्राफिकली हमने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। आफ्टर दैट
आपने इसका एक बॉक्स बनाया, मैंने बताया कि कॉर्नर पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एट विच पॉइंट जिस पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वही पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, आंसर है, वही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। दैट इज दीज आर द, आप कह सकते हो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। ये ही बेस्ट सोल्यूशन है कि वो क्या करे, 10 टेबल खरीद ले और 50 चेयर खरीद ले, और उसके जो है 50,000 रुपये भी यूज़ हो जाएंगे। 60 जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 60 पीसीस आ सकते हैं, 60 पीसीस की भी रिक्वायरमेंट देखो ना, 10 और 60 है, 10 और 50 है, ठीक है ना। तो 60 पीसीस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, 50,000 रुपये भी अच्छे से खर्च हो रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज भी मैनेज हो रहे हैं और प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है सबसे ज़्यादा। सो दिस इज़ द इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और यहाँ पे, हाँ जी, सो करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 बुक पे, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आप इसको ग्राफिकली ऐसे सॉल्व करोगे। देखो वी आर हैविंग इस चैप्टर में 12 चैप्टर में मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी कि क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज़ द 12.1, इस एक्सरसाइज में क्या मैं आपको बता देती हूँ कि सारी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो गिवन है, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बताई, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके हमने इक्वेशन बनाई, फिर उसका सॉल्यूशन किया। फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल कि इस एक्सरसाइज में क्या है कि उन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बना के दी हुई हैं, ठीक है। इट इज़ गिवन कि इसको मैक्सिमाइज करो, कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सब कुछ उन्होंने बनाया दिया, ठीक है। जब व्हेन एवर यू डू द एक्सरसाइज 12.2, उसमें आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, पहले आप उसकी कंस्ट्रेंट्स खुद बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.1 इज़ सो सिंपल, सो इसलिए आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, ग्राफिकली, बहुत ईजी मेथड है, एक बार करोगे समझ आ जाएगा। अब इसको बोला कि मैक्सिमाइज करो, कंस्ट्रेंट्स ये वाली गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स का क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो सिंपली इसको ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, x + y ≤ 50, ठीक है। तो हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। कैसे लोगे पॉइंट्स आप, यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ x + y ≤ 50 एंड 3x + y ≤ 90, x > 0 एंड y > 0। हाँ जी, अगर आप बॉक्स बनाओ भी, ठीक है, x और y, इसका बनाओ, हाँ जी, x 0 y 50 y 0 तो x 50, ये बन गया इसका पॉइंट्स, ठीक है। x + y = 50 लेके कर लो। इसके बाद 3x + y = 90, अगर आप इसका बॉक्स बनाओ, ठीक है, अगर इस पर आप पॉइंट्स लो, x और y के पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट लोगे भी, आप पॉइंट ले लो। सबसे पहले y को 0 पुट करो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, ठीक है। अब x को 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है। कुछ और ले लो पॉइंट्स, अभी एक और ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम पॉइंट, अगर आप x को 20 पुट कर दो, x को 20 पुट करो, 3 × 20 60, तो 90 - 60 विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया। अब इसी अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ बेटा जी देखो यहाँ पे बना हुआ है ग्राफ, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इन ग्राफ को, ठीक है। बना हुआ ग्राफ हम चेक कर लेते हैं। आप, इन्होंने इस तरीके से बनाया, आप हमेशा ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, ग्राफ के ऊपर ही करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता लगेगा, आप ग्राफ पे ही बनाओगे हमेशा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास पॉइंट मिल रहे हैं, 10 का डिफरेंस ले लिया। देखो ये लाइन प्लॉट की, 0 50 50 0, तो ये देखो 50,0 आ गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट 0, 50, दिस इज 50,0, ये एक लाइन बन गई। ये वाली लाइन हमने बनाई, ये वाली x + y ≤ 50 वाली लाइन, ये मेरे पास ही बन रही है, x + y ≤ 50 वाली लाइन बन रही है, ओके। सो नाउ दिस इज द, ये पॉइंट 30,0, देखो 30,0, after that 0,90, so it is 0,90, 20,30, so it is 20,30, ठीक है। अब बेटा प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर्ली तभी पता लगेगा ना कि मतलब 20,30 ग्राफ पे कहाँ पे है, तो आप प्रॉपर्ली करोगे प्लॉट। तो ये लाइन होगी ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली प्लॉट कर ली ना, ये वाली दिस वन विच इज मेंशन ओवर हियर, 3x + y = 90 वाली लाइन हमने जो है यहाँ पे प्लॉट कर ली। अब इसका क्या करना है, शेडेड पोर्शन निकालना है। आपको पता है कि दोनों लाइंस जो है वो <= 0 वाली गिवन है, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन आप चेक कर लो, ये इक्वेशन जो है ये गिवन है कि x + y <= 50, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है 3x + y <= 90, 0 + 0 करोगे, 0 इज <= 50, ट्रू है,
ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, ओरिजिन को कंटेन करेंगी। ठीक है, ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब है कि ये लाइन का ग्राफ आप इस तरीके से इधर इधर शेड करोगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे इधर शेड हो गया, ये भी यहाँ पे शेड हो गया इधर वाली साइड पे। कॉमन पोर्शन ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस विल बी योर कॉमन पोर्शन। अब आप कॉमन पोर्शन निकालने के बाद सेकंड अगला स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, हमने दिस इज अ फिजिबल सोल्यूशन मिला बट दिस इज नॉट ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है ना, द थिंग इज दैट कि वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस जेड। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज या मिनिमम वैल्यू जेड की फाइंड आउट करने को कहा गया होगा, मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कॉर्नर पॉइंट्स कंसिडर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0, ये अगला पॉइंट 30,0, उसके बाद ये 0 20,30, नेक्स्ट इज दिस 0,50 बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे 4 आए हैं, 4 के अलावा 5 भी कई कई बार होते हैं, तो आपने सारे के सारे कंसिडर करने हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी आएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे सबको कंसिडर किया जाए। लिखने के बाद ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स को z की वैल्यू में पुट करोगे। z की वैल्यू बेटा जी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हाट इज गिवन टू यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन एज 4x + y। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही पुट करनी है। आप उन्होंने बोला है कि मैक्सिमाइज करके दिखाओ z = 4x + y। ठीक है, z की वैल्यू 0 0 पुट की तो 0, 30,0 की 4 × 30 120, 20 30 पुट की तो इट विल बी 110। इसी में ही पुट करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो इसमें पुट करनी है वैल्यू, और किसी कंस्ट्रेन में नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करनी है। ठीक है जी, तो इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू वो मुझे क्या दिखाई दे रही है, 120। सो इट इज़ द सोल्यूशन। आप क्या लिखोगे, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कि वो क्या आ गई 120 पे, और कौन से पॉइंट पे आई, 30,0 पे। ये देखो 30,0, ये हमने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2, ये करते हैं हम यहाँ पे।